हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। लास्ट क्लास में हमने 9 चैप्टर के 16 नंबर न्यूमेरिकल तक कर लिए थे। इस क्लास में अपने 17 नंबर न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए 17 नंबर न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है। 17 नंबर न्यूमेरिकल में आपको एक ऑप्टिकल फाइबर दिया गया है। ऑप्टिकल फाइबर में कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई है। मैं हेडिंग न्यूमेरिकल का नंबर लगा देता हूँ 17। देखिए इस प्रकार से आपको एक ऑप्टिकल फाइबर दिया गया है। मैं इसमें एक ही साइड बनाता हूं। यहां से एक रे इंसिडेंट होती है। इस एंगल को मैंने लिख दिया इंसिडेंट एंगल आई। यहां का मीडियम है N1, अंदर का मीडियम यहां का है N2। N1 से जब वो N2 में जाती है तो इस प्रकार से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एंगल R पर। ये N2 मीडियम है, यहाँ का दिया गया है मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3। जैसे यहाँ से आगे जाती है तो यहाँ पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो TIR की थ्योरी पर काम करता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है। आपसे कंडीशन पूछी गई है, ये एंगल मैं लिख देता हूँ आई डैश। इस एंगल को हम क्या लिख देते हैं, आई डैश। आपसे ये पूछा है कि इस आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस आई की रेंज कितनी होनी चाहिए ताकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो। वो कोण कितना होगा जिससे अधिक कोण पर अपने आपतित करें या जिससे कम कोण पर आपतित करें, तो उसके बाद में जो प्रकाश की किरण है वो इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो। आपको N1, N2 एंड N3 की वैल्यू गिवन है। अब मैं इसमें देखिए कैलकुलेट करता हूं। मुझे पता है 4 TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अपने बात करें तो ये आई डैश क्या होना चाहिए, आई डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आई सी। आई डैश की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, आई सी के। बिकॉज ये एंगल है 90 डिग्री, तो आई डैश इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। आई डैश इज इक्वल टू 90 माइनस में R। आई डैश को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस में R, विच इम्प्लाइज दैट 90 माइनस में R ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आई सी के। अब अपने इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे आई सी की वैल्यू चाहिए। आई सी की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिटिकल एंगल के लिए साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में N21, 1 अपॉन में N21। N21 की वैल्यू लिखेंगे तो N21 की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, N21 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ N3 अपॉन में N2, N3 अपॉन में N2। तो यहाँ से अपने पास आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स N3 अपॉन में N2। अब ये आई सी की वैल्यू अपने कौन सी इक्वेशन में लिख देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं तो मैं लिख सकता हूं 90 माइनस में R ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स N3 अपॉन में N2। ये आ जाएगा 90 माइनस में R की वैल्यू। अब ये 90 माइनस में R की वैल्यू आ गई। अब यहाँ की अपने बात करते हैं। मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालता हूँ। मैं लिख देता हूँ विच इम्प्लाइज दैट R इज लेस देन इक्वल टू π/2 साइन इनवर्स N3 अपॉन में N2। क्योंकि ये R नेगेटिव का, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन भी आएगा। 90 डिग्री को π/2 से लिखा है मैंने। अब इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे मैं स्नेल के लॉ को लगा देता हूँ, बाय स्नेल्स लॉ
स्नेल को लोग अप्लाई करते हैं अपने, हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन आई इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 साइन आर, साइन आई इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 साइन आर। अब आर की वैल्यू मेरे पास है कि इससे कम या इसके बराबर होनी चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। वो वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, साइन आई इज लेस देन इक्वल टू N2 अपॉन में N1। देखिए यहाँ पे R की वैल्यू छोटी होगी तो साइन आई की वैल्यू भी छोटी ही होगी, सॉरी साइन R की वैल्यू भी छोटी होगी, साइन R की वैल्यू छोटी होगी तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स N3 अपॉन में N2। ओके, चलिए यहां से मुझे I की वैल्यू चाहिए तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I लेस देन इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा N2 अपॉन में N1, साइन 90 माइनस में थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस, ब्रैकेट में आ गया साइन इनवर्स N3 अपॉन में N2। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला काम में लिया है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन में ये कर सकते हो कि N3 और N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे, वो चॉइस आपकी है। मैं इस क्वेश्चन को आगे देखता हूँ कि अब मुझे N3, N2 और N1 की जो वैल्यू गिवन है वो लिख देता हूँ मैं। N3 की वैल्यू आपको दी हुई है, बाहरी जो कोटिंग दी हुई है वो क्या है, N1 की वैल्यू होगी 1 क्योंकि यहाँ पे एयर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.68, इसकी वैल्यू दे दी है 1.44। चलिए अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट पार्ट के इसको सॉल्व करता हूँ तो I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ जाएगी साइन इनवर्स N2 की वैल्यू देखिए कितनी है 1.68 डिवाइड विद 1 कोस, ब्रैकेट में साइन इनवर्स N3 अपॉन में N2 1.44 डिवाइड विद 1.68, ये आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। I इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1.68 हो गया। यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1.44 1.68 सॉल्व करते हैं अपने, आठ से डिवाइड हो रहा है क्या, 21 18 6/7 60/7 0.80 लगभग साइन 60 डिग्री का होता है ना, 0.80 के लगभग। इसकी वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास साइन 60 डिग्री, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट साइन 60 डिग्री आएगा, साइन 60 डिग्री यानी आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में कोस 60 डिग्री। I लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉल्व करोगे 1.68 मल्टीप्लाई विद 1/2, आंसर देखोगे यहाँ पे आपके पास आएगा 0.8 आ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेट वापस क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कि इस I की वैल्यू या तो 60 डिग्री होनी चाहिए या 60 से कम होनी चाहिए, तब आपके पास अंदर जो भी रह जाएगी वो पूर्णांतरिक परावर्तित होगी। इसका बी पार्ट आपको दिया हुआ, अगर बाह्य आवरण ना हो तो यानी N3 ना हो तो, ये तो इसके ए पार्ट का सॉल्यूशन है। अगर बी पार्ट के सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो बी पार्ट में इसमें क्या हो जाएगा N3, ये नहीं है तो N3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, N3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, ए पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट में मैं N3 की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, अब देखना थोड़ा सा आंसर चेंज होगा।
1/1.68। चलिए इस वैल्यू को अपने देखते हैं। 1/1.68, 100/1.68, 42, 25, 21, 12.5। अगर आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर देखिए कितना आएगा, लगभग 0.60, लगभग आ जाएगा आपके पास 0.60, सॉरी साइन इनवर्स का मान आ जाएगा 0.60, साइन इनवर्स 0.60, साइन का मान 0.6 कितने डिग्री के एंगल पर होगा? अगर अपने साइन का मान 0.6 की बात करें, 0.5 होता है 30 डिग्री के एंगल पर, 0.5 का मान कितना होता है? 30 डिग्री के एंगल पर होता है। तो ये 0.60 आ जाएगा लगभग अपने पास। आप अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करके चलोगे तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोस 35 डिग्री की वैल्यू अपने बात करें 1/2 से इसकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी होगी, सॉरी √3/2 से इसकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी होगी। √3/2 से इसकी वैल्यू छोटी कितनी लिख सकते हैं अपने? √3/2 यानी कि 0.8 से छोटी वैल्यू अगर अपने बात करें तो अपने लिख देते हैं 0.73 मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रोक्सीमेट 1 की वैल्यू आ रही है, अप्रोक्सीमेट 1 की वैल्यू आ रही है तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी अपने पास? 90 डिग्री, और उससे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके पास क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अपने 18 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं। एटीन नंबर न्यूमेरिकल में आपको देता है कि आपको ये बताया गया एक समतल और एक उत्तल दर्पण होता है, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या किसी परिस्थिति में ये दोनों वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं? 18 नंबर न्यूमेरिकल में हाँ, एक कंडीशन होती है आपके पास। एक प्लेन मिरर की अपने बात करें या फिर अपने एक कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दोनों की ये प्रिंसिपल अक्स है। एक ऐसी इंसिडेंट रे को अपने देखेंगे जो यहां पे क्या हो रही है, एक ऐसे सिस्टम की अपने बात करें जिसकी रे है वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो इस मिरर के लिए ये पॉइंट किस चीज का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनेगी, और ये इमेज क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी। एज इट इज अपने इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी इस P पॉइंट पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। दोनों कंडीशन में तो दोनों का आंसर आप क्या लिख सकते हो कि इन दोनों ही सिस्टम में एक ऐसा अगर अपने रे इंसिडेंट मान के चलें जो क्या हो रही है, मुख्य अक्ष पर दर्पण के बाद या दर्पण के पीछे अभिसरित हो रही है, तो ऐसी किरणों का जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। इज दैट क्लियर?
ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट का आंसर देखते हैं अपने, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर केंद्रित नहीं किया जा सकता। जब हम किसी आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं तो हम उसे रेटिना पर देखते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बी पार्ट अगर अपने देखें तो बी पार्ट में देखिए हमें दिया गया है कि कोई भी आभासी प्रतिबिंब, आभासी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमें वहाँ पे दिखाई दे सकता है लेकिन उसको वहाँ पर पर्दा रखें तो उस पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अपने कोई भी आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसकी एक इमेज अपनी आंखों के पीछे जो रेटिना लगी हुई होती है, दृष्टिपटल जो होता है उस पे बनती है। तो वो वहां पे इमेज कैसे बन सकती है? क्या ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? एक अपने बोल सकते हैं कि एक अपवाद है क्या यहाँ पे? ये जो है विरोधाभास है। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, विरोधाभास नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो वो हमारे लेंस के लिए, आंख का जो लेंस होता है उसके लिए एक बिंब का काम करता है, और उस बिंब का एक उत्तल लेंस, आंखों में जो उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, वो क्या करता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वो वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसको रेटिना पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारी आंखों पे जो प्रतिबिंब बनता है वो किसी दर्पण के द्वारा कोई आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता, वो एक वास्तविक प्रतिबिंब और हमारी आंखों के लेंस के द्वारा बनता है। इज दैट क्लियर? चलिए सी पार्ट देखते हैं। एक झील के तट पे खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछा देखने पर वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होगा? चलिए सी पार्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए ये एक झील है, इस झील के तट पे ये कोई मछुआरा खड़ा है। मछुआरे को देखने के लिए मान लीजिए यहाँ पे गोताखोर है, देखेगा तो मछुआरे से प्रकाश की किरण आनी चाहिए। प्रकाश की किरण गुजरनी तो चाहिए थी एकदम सीधी सीधी, लेकिन एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। तो वो हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी तो उस गोताखोर, ये जो किनारे पर खड़ा हुआ कोई इंसान है, उसका सर है ये, और वो सर हमें यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमें वो लंबा दिखाई देगा, हमें वो लंबा दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? चलिए डी पार्ट देखते हैं। क्या तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है? यदि हाँ तो आभासी गहराई घटती है या बढ़ती है? देखिए एक इसको आप जनरली सीधा बता सकते हो कि जैसे जैसे अपने क्या करते हैं, आपतन कोण आई की वैल्यू कम करते जाते हैं। मैं ऐसे लिखता हूं साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू होता है n/1 के। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जैसे जैसे आई की वैल्यू को कम करते जाएंगे वैसे वैसे आर की वैल्यू भी घटती जाती है। आई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आर की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आर की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे विचलन घटेगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलन भी घटता जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे जैसे प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आती जाएगी, आपतित प्रकाश की किरण को इधर लेके आएंगे, वैसे वैसे जो विचलन है डेल्टा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और जैसे जैसे विचलन कम होता जाएगा वैसे वैसे वो आभासी गहराई है उसकी वैल्यू भी घटती जाएगी। अब सीधा देखने का मतलब है अभिलंब से देखना, और तिरछा देखने का मतलब है उसको दूर करना। मतलब जैसे जैसे अपने तिरछा देखते जाएंगे वैसे वैसे आभासी गहराई है वो क्या होती जाएगी? पानी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे अपने उसको क्या देखेंगे? ऊपर सीधा देखेंगे वैसे वैसे गहराई बढ़ती जाएगी। पानी का पेंदा अपने एक्चुअल वास्तविक साइज का दिखेगा, जिस गहराई पर है उसी गहराई का दिखेगा। एकदम 90 डिग्री के एंगल पर देखते हैं तो वो एकदम सीधी गुजर जाती है बिना विक्षेपित हुए, बिना विचलित हुए, तो हमें एक्चुअल साइज दिखता है वहां पे। इसका 18 नंबर क्वेश्चन का ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट देखिए क्या है। समान कांच की तुलना में हीरे का अपवर्तनांक काफी अधिक होता है। क्या हीरे को तराशने वाला इस तथ्य का उपयोग करता है? हाँ, सामान्य कांच की तुलना में हीरे का अपवर्तनांक अधिक है।
अपवर्तनांक अधिक है तो हमें पता है क्रिटिकल एंगल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन साइन IC के लिए क्रिटिकल एंगल होता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बाहर एयर है तो बाहर का अपवर्तनांक 1 होगा, अंदर का अपवर्तनांक n होगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक के क्रिटिकल एंगल क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ेगा IC की वैल्यू उतनी ही घटेगी। तो एक अच्छा हीरे का जो व्यापारी होता है वो क्या काम करेगा, यहाँ पे एक अच्छा हीरे का व्यापारी है वो उस हीरे को तराशने के लिए इस ट्रिक का यूज करता है। वो वहाँ पे इस प्रकार से हीरे को तराशता है अपवर्तनांक के हिसाब से कि उसके अंदर आपतित प्रकाश की किरण अच्छी तरह से क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए और हीरा हमें जगमगाता हुआ दिखाई दे। ओके, तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना है। उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या हो सकती है। 19 नंबर न्यूमेरिकल लिख देता हूं मैं। ये एक दीवार है, इस दीवार पर ये लगा हुआ है बल्ब। इस दीवार के सामने 3 मीटर की दूरी पर एक दूसरी दीवार है, एक स्क्रीन है। उस स्क्रीन पर इसका प्रतिबिंब बनाना है। बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक इस प्रकार से मान लो कोई भी एक प्रकाश की किरण अपने मान लेते हैं, वो प्रकाश की किरण यहां पे आ रही है, ऐसे ही दूसरी प्रकाश की किरण अपने बनाएंगे तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा उस बल्ब का, प्रतिबिंब यहां पर बनेगा उस बल्ब का। हमें पूछा इस लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। मैं मान लेता हूं इस दूरी को u, इधर वाली दूरी को v, क्योंकि ये प्रतिबिंब है और ये क्या है, बिंब। लेट्स u बराबर क्या है, x, देन v बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस में x। लेट्स u बराबर है x तो v बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस में x। अब अपने कैलकुलेट करते हैं बाय लेंस इक्वेशन। वन अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। हमें फोकस दूरी का ही एक संबंध चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अपने v की वैल्यू लिखते हैं 1 अपॉन में 3 माइनस x, माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन में x, क्योंकि ये प्लस हो जाएगी, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। एलसीएम लेते हैं, क्या बन जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू में x, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास x प्लस में 3 माइनस में x बराबर 1 अपॉन में f। कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 3 अपॉन में 3x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में f। 3f बराबर 3x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 3f बराबर 0। x की वैल्यू यहाँ पे काउंट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस का b प्लस माइनस अंडरूट p स्क्वायर माइनस 4ax 12f e 9 माइनस 12f अपॉन में 2a, यही आ जाएगा अपॉन में 2a। a की वैल्यू है 1। अगर अपने इसको देखें x की वैल्यू को देखें तो x की वैल्यू का मान यहां से फिक्स होगा, यहां से डिसाइड होगा बिकॉज x is equal to always a real number. It mean 9 minus 12f is always greater than equal to क्या होना चाहिए
0। 9 माइनस 12f इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। 9 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 12f, f ग्रेटर देन इक्वल टू 12f। 9/12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। यहाँ पे आ जाएगा 3/4। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 0.75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। मतलब f की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, f मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारे पास 0.75। यही आपको निकालना था। अधिकतम फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.75। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर न्यूमेरिकल का। चलिए 20 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं अपने इसके बाद। नंबर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है पर्दे पर बिंब को 90 सेंटीमीटर दूर रखा, पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर ले जाकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वैसे ज़्यादा टफ नहीं है ये न्यूमेरिकल, लेकिन थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन करनी पड़ेगी अपने को। यहाँ पे मान लीजिए बिंब है, यहाँ पे रखा गया एक पर्दा। दो कंडीशन दी गई है तो मैं दो कंडीशन यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, पहली कंडीशन में यहाँ पे रखा गया है लेंस, दूसरी कंडीशन में लेंस रखा गया है यहाँ पे। सेम लेंस की ही अपनी बात कर रहे हैं, दो कंडीशन दी गई है। इस डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं u1, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास u2, ये हो जाएगी v2, ये हो जाएगी आपके पास दी हुई 20 सेंटीमीटर। दो अलग अलग स्थितियों से आपको पर्दे और बिंब के बीच की दूरी को दिया गया है 90 सेंटीमीटर। इतना बना दोगे। अब आप इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा u1 प्लस में v1 बराबर 90 और u2 माइनस में u1 बराबर 20। u1 प्लस में v1 बराबर 90 और u2 माइनस में u1 बराबर 20। अब मैं एक समीकरण लिखता हूं। वी नो दैट, मैं लिख देता हूं 1 में v माइनस 1 में u बराबर 1 में f। अब इस लेंस की फोकल लेंथ है f, इस लेंस की फोकल लेंथ भी कितनी है f। तो ऐसा होने पर ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब क्या होगा, जब यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, मैं यहाँ से दो इक्वेशन साथ में लेके चलूँ। मैं यहाँ से दो इक्वेशन बना देता हूँ। 1 में v1 माइनस 1 में u1 इज इक्वल टू 1 में f एंड 1 में v2 माइनस 1 में u2 इज इक्वल टू 1 में f। ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी दोनों ही कंडीशन में जब मुझे क्या मिले, v1 इज इक्वल टू u2 एंड u2 इज इक्वल टू v1। अगर मुझे ये इक्वेशन यहाँ पे मिलती है, सेटिस्फाई होके मिलती है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ u2 की जगह v1। मैं यहाँ पे u2 की जगह क्या लिख सकता हूँ v1, और मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी v1 माइनस में u1 इज इक्वल टू 20। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करने पर 2v1 इज इक्वल टू 1110, v1 इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। एज इट इज 2u1 इज इक्वल टू 70, u1 इज इक्वल टू
35 सेंटीमीटर। ओके, अब अपने पास दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई, अपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इम्प्लाइज दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करेंगे, हमारे पास f की वैल्यू आएगी 55 इंटू 35 डिवाइड विद दोनों का एडिशन, आंसर कैलकुलेट करोगे 18। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 55, 33 और 5 38, 36, 37, 38, 25, 18, 7, 70, अप्रोक्सीमेट 21.4 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा मेरे पास आंसर इसका 9.20 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 9.21 देखते हैं। 9.20 में दिया हुआ है, 9.10 में जो दो लेंस दिए हुए हैं, नाइन 9.21 में आपको दो लेंस दिए हुए हैं, 9.10 में जो है वही, तो 9.10 में देख लेते हैं अपने। एक तो है कॉन्वेक्स लेंस 30 सेंटीमीटर का, एक है कनकेव लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। F1 की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव, F2 की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया दोनों के बीच की डिस्टेंस d बराबर 8 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड क्या करना है, इसमें आपको पूछा है दोनों की प्रभावी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और ये बताइए कि क्या कोई फर्क पड़ेगा आपके आंसर में, किस प्रकार से फर्क पड़ेगा। चलिए फर्स्ट अपने ये मानते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है वो पहले है, कनकेव लेंस है वो बाद में दिया हुआ है। इस प्रकार से ये लेंस 1, ये लेंस हो गया 2। देखिए फोकस पॉइंट होता क्या है, फोकस पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट जहां पर अपने ये बोल सकते हैं जहां पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकसित होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो मैं मान लेता हूं इस लेंस के लिए u की वैल्यू है इनफाइनाइट। पहला लेंस है तो u1 लिख देते हैं। पहले लेंस की फोकस पॉइंट f1 है, इसका है 30 सेंटीमीटर, तो इससे मैं v1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। v1 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, तो v1 की वैल्यू आएगी अपने पास f1 u1 अपॉन में f1 प्लस में u1। या फिर मैं इसको ऐसा ना लिखे क्योंकि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे पास कैलकुलेशन करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन में v1 माइनस 1 अपॉन में u1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में f1। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे u1 की इनफाइनाइट रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा f1 आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। v1 की वैल्यू काउंट कर लेंगे, v1 की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। अब ये जो v1 है पहले लेंस के द्वारा जो बनाया गया ऑब्जेक्ट है वो दूसरे लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, वो दूसरे लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, देखिए v1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर कहीं पर बनना चाहिए था, लेकिन ये वास्तव में यहाँ पे तो नहीं बनता,
यहाँ पे कहीं पे बनना चाहिए था। तो वास्तविक जो इस लेंस के लिए u की वैल्यू होगी विच इम्प्लाइज दैट u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 30 माइनस में 8। ये 8 घटा देंगे तो बाकी जो बचेगी वो क्या होगी u2 की वैल्यू होगी और अपने पास उसका आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। अब इसके लिए f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। अब यहां से अपने क्या निकाल देते हैं, यहां से अपने निकाल देते हैं v2 की वैल्यू f2 u2 अपॉन में f2 प्लस में u2। f2 की वैल्यू -20 इंटू u2 की वैल्यू 22 डिवाइड विद -20 प्लस का 22। सॉल्व करोगे -20 इंटू में 22 डिवाइड विद 2। v2 का आंसर आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा -220 सेंटीमीटर। कि यहाँ पे जाके इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर नेगेटिव साइड यानी -220 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वो फोकसित होगी। अगर इसके सेंटर पॉइंट इस O पॉइंट पर मैं क्या मानूं, इस O पॉइंट पर मैं मानूं उस ऑब्जेक्ट को, इस O पॉइंट पर मैं मानूं कि जो हमारा संयोजन का तुल्य लेंस है वो यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर मैं मानूं तो इसकी डिस्टेंस इससे हो जाएगी 4 और इससे भी हो जाएगी 4 क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 8। तो प्रभावी फोकस दूरी f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहां पे जाके गिरेगा इनफाइनाइट से आने वाला प्रकाश जहां पे मुख्य अक्ष से टकराएगा वही क्या होता है फोकस पॉइंट। तो तुल्य फोकस दूरी कितनी आ जाएगी v2 की वैल्यू यहाँ पे है -220, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू -220 प्लस में 4। आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू -216 सेंटीमीटर। ये कब है, जब ये कॉन्वेक्स लेंस पहले पड़ा है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, चेक करके देखते हैं कोई फर्क पड़ेगा क्या। बी पार्ट को मैं यहां पे देखता हूं, पहले बना दिया कनकेव और फिर बना दिया कॉन्वेक्स। इस कंडीशन में देखते हैं u1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट f1 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा v1 इज इक्वल टू माइनस वाला f1 आएगा और आंसर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जैसे किया था वही यहाँ पे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब v1 की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ गई तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इधर -20 है प्लस में 8 विच इम्प्लाइज दैट v2 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट u2 इज इक्वल टू -20 और -8 जुड़ेगा इसमें 20 में, इस 20 में ये 8 जुड़ेगा -28 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी u2 की वैल्यू आ जाएगी। u2 की वैल्यू आने के बाद में मैं लिख देता हूँ f2 की वैल्यू कितनी है 30। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ v2 की वैल्यू कितनी होगी f2 u2 अपॉन में f2 प्लस में वैल्यू पुट करते हैं -28 इंटू 30 अपॉन में -2 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी माइनस का 2 आएगा क्या, प्लस का 30 है ना, प्लस का 2 आएगा 14। v2 की वैल्यू आप नोट करोगे -420 सेंटीमीटर। v2 यानी इससे -420 सेंटीमीटर इधर क्या आएगा फोकस पॉइंट आएगा। तो सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर आएगा, तो मैं फोकस पॉइंट क्या बता सकता हूं यहाँ पे f इज इक्वल टू -420 प्लस का 4, आंसर आ जाएगा -416 सेंटीमीटर। तो दोनों में आप क्या बोल सकते हो, जब लेंस चिपा करके एक दूसरे के साथ चिपका करके रखे गए हों तब वहां पर क्या होगा
फोकस पॉइंट में फर्क नहीं पड़ेगा, 1/f1 प्लस में 1/f2 बराबर होगा 1/f के, लेकिन बीच में d डिस्टेंस होगी, अलग अलग रखे गए हैं तो वहां पे इफेक्ट पड़ेगा। पहले लेंस कौन सा है और बाद में लेंस कौन सा है, इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? ये आपके पास आ जाएगा 21 के ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट क्या दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा गया है, बिंब की उत्तल लेंस से दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंसों के तंत्र द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। अब इस पार्ट को तो छोड़ दीजिए, बी पार्ट को, तो वापस ए पार्ट पर चलिए। इसमें आपको क्या दिया गया, इसमें आपको दिया गया 1.5 मीटर ऊंचा, तो h की वैल्यू दे दी 1.5 मीटर। अब आप देखिए u1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, u1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब यहां से अपने कैलकुलेट करते हैं, चलिए u1 की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, यहां से अपने कैलकुलेट करेंगे f1 इज इक्वल टू 30 विच इंप्लाइज दैट v1 इज इक्वल टू f1 u1 अपॉन में f1 प्लस में u1, ये माइनस का है, माइनस 40 गुणा में 30 बट्टे माइनस का 10। v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस प्रकार से आप v1 की वैल्यू काउंट कर लोगे। v1 आने के बाद में आप क्या करोगे, u2 की वैल्यू काउंट करोगे। u2 इज इक्वल टू कितना होगा, u2 इज इक्वल टू 120 माइनस में आप करोगे 8, u2 इज इक्वल टू हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। f2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, v2 की वैल्यू आ जाएगी f2 u2 अपॉन में f2 प्लस में u2 माइनस 20 गुणा में 112, ठीक है, 112 माइनस में 20 102 और 92। ये अपने पास आ जाएगी v2 की वैल्यू। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में किस चीज़ की वैल्यू निकाल लोगे, v2 और v1 की, सॉरी v2 की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे ही आपके पास v2 की वैल्यू आएगी आपको, चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा, m1 गुणा में पहले लेंस की आवर्धन क्षमता हो जाएगी v1 अपॉन में u1 गुणा v2 अपॉन में u2, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों के प्लस हो जाएंगे। आप वैल्यू पुट करोगे, v1 की वैल्यू कितनी है 120 बट्टे u1 की वैल्यू कितनी है 40 गुणा में माइनस का साइन आएगा। v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 560 बट्टे 23 गुणा में u2 की वैल्यू कितनी है 112, 28 दुए 56 20 28 चौके 112 5 15/23। इस प्रकार से आप काउंट करोगे मैग्निफिकेशन पावर को। आपसे इसमें प्रतिबिंब का आकार पूछा है। प्रतिबिंब का आकार एच डेस अपॉन में एच इज इक्वल टू हो जाएगा 15/,
लगभग पॉइंट मीटर। इस प्रकार से आप काउंट करोगे। आई होप आपको 21 नंबर न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा।